Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एकदम फ्रेश, एकदम नए सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से लगातार ये बोल रहे थे कि भाई हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बोल रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बोल रहे हो या मेल के थ्रू बोल रहे हो। तो ये मच अवेटेड सब्जेक्ट जो है, कहीं ना कहीं मच अवेटेड वीडियो जो है वो लेके आया हूं मैं दो पार्ट्स में। जी हाँ, पार्ट वन, पार्ट टू, दो पार्ट्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो कि आपके कोर्स में है, चाहे वो बीबीए में हो, एमबीए में हो, बीकॉम में हो। टॉपिक्स जो है इस तरीके से उठाए गए हैं कि सब कुछ आपके सब्जेक्ट, आपके सिलेबस का वो कवर कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट होता है आपके सिलेबस का। मैं ये बोल रहा था कि मैं दो पार्ट्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को खत्म कर दूंगा। पार्ट वन और पार्ट टू में, सिर्फ दो पार्ट्स में ये सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका पूरा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। पार्ट वन में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन। विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एमआईएस, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, हम गोल्स भी पढ़ेंगे, हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, हम डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट्स और उसके मेथड्स पढ़ेंगे, हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे, हम साइमंस मॉडल भी पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग का, हम कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। और इस प्रकार से हम पार्ट वन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और पहुंचेंगे पार्ट टू में। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आप सिस्टमैटिक वे में चले और अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर दे। नोट्स हैंड रिटन आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। स्लाइड्स की मदद से चलिए समझते हैं इस पार्ट वन को, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट आगे बढ़ने से पहले मैं यही चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन दबा दो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं उसमें, तो उसको ज्वाइन करिए। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़िए जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई देखो, नोट्स के लिए वास्ट में जो अमाउंट है नोट्स का वो तो प्रेजेंट रहता है टेलीग्राम ग्रुप में, बट व्हाट अबाउट दोस लैगिंग डाउट्स जो आपको आते रहते हैं बीच बीच में, व्हाट अबाउट दोस डाउट्स। तो उन डाउट्स को भी अब मैं कवर अप करूंगा, क्लियर करूंगा 5 घंटे में। 5 घंटे तो मैं एक वो लगा के चल रहा हूँ एवरेज, बट उससे भी कम समय में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। आपको करना ये है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, मुझे मैसेज करना है, टेस्ट करके देखिए आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। सिर्फ 5 घंटे में आपके पास रिप्लाई आएगा। सो शुरू करते हैं लेक्चर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने से पहले भी हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। देखो, बड़े आराम आराम से ध्यान से इन चीज़ों को समझो। इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम क्या समझते हैं। अब आप जानते हो कि भाई आज का टाइम जो है वो आधुनिकता का टाइम है, मॉडर्नाइजेशन है ये, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो अगर आप कंपेयर करो आज से 8 से 10 साल पहले भी अगर आप देखोगे उतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं थे जितने अभी आपको धुआंधार तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक रैपिड ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। आज की दुनिया जो है वो सारी सिमट के रह गई है कहीं ना कहीं इंटरनेट पर, हम ये कह सकते हैं। आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो इंटरनेट से खरीद रहे हो। कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जा रही हैं। सब कुछ इंटरनेट पर है, मार्केटिंग इंटरनेट पर है, सेल्स इंटरनेट पर हो रही है। सब कुछ इंटरनेट पर ही तो हो रहा है कहीं ना कहीं। So, in today's world of internet and rapid globalization, businesses have become more customer driven, and e-commerce, especially, it is gaining popularity. तो हम कह सकते हैं कि आज के इंटरनेट के टाइम पर, आज के रैपिड ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर, जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेसेस हैं, ये
और कस्टमर ड्रिवन हो गए हैं, क्योंकि आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। चैटबॉट्स आ गए हैं एआई की तरफ से, जो कि रेपिटेटिव क्वेरीज जो होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ एक कस्टमर जो है मेल करेगा और उस मेल का रिप्लाई विद इन फ्यू आवर्स या विद इन सम टाइम कंपनी जो है वो सेंड करवा देती है, और जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं, उनके थ्रू जो है वो बात हो रही है। यानी कि सब कुछ जो है, ये सारी चीज़ें, ई कॉमर्स जो है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं लोग, इतनी सारी साइट्स आ गई हैं, 1 डे डिलीवरी ऑफर कर रही हैं या 10 मिनट में डिलीवरी ऑफर कर रही हैं, पलक झपकते ही जो है वो डिलीवरी कर रही हैं। ये सब कुछ आज के टाइम पर हो रहा है और ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। Everything has now moved to the internet and you are understanding it, you are the proof of it कि हर चीज़ जो है वो आप ही एक दिन में एक आध चीज़ें तो ऑनलाइन ऑर्डर आजकल कर ही देते होगे, चाहे सब्जी से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक आज अवेलेबल है ऑनलाइन। सो पीपल they are now moved to the internet. Everyone has now moved to the internet. People are buying more on internet. They are involving themselves into online dealings, online chat services. So obviously with this radical shift in the approach, a lot of information is going to flow within the organization. Definitely there is going to be a lot of inflow of information as well as the outflow of information. तो इस तरीके की जो बड़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का ये जो फ्लो हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और जो बाहरी इंफॉर्मेशन आ रही है यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन जा रही है बाहर, तो विद दिस रेडिकल शिफ्ट इन द अप्रोच देयर इज ए नीड कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा सके जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को आसानी से मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट अ लिटिल बिट. So for this to happen, it is very important to have a system that can handle the various departments and functions in an organization. So there are so many functions in the organization. We have planning. We're going to plan for our organization, for its various operations. We are going to organize. We are going to control. So planning, staffing, organizing, directing, controlling, these are the functions. So for these functions to happen in a smooth manner, for everything in the organization, for every operation in an organization to happen in a good way or in a systematic way, it is really very important कि हमारे पास एक सिस्टम हो। एंड व्हेन आई से सिस्टम हो, इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हो, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हो जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सके, जो डेटा को स्टोर कर सके, कलेक्ट कर सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सके। एंड वी हैव सो मेनी computer-based programs or techniques or tools for that. We have DSS, we have SRS, we have DBMS, we have AI, we have data warehousing, we have SCM, that is supply chain management, system analysis is there, KBES is there, knowledge-based expert systems are there. So obviously with this radical shift in the approach, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी that can handle the various departments and functions in an organization. That's where comes the need of information system. That's where the role of management information system comes into play. I hope आपको कुछ जो है वो इसके बारे में आइडिया लगा होगा. So before delving into the definition, जो नोट्स आपको इसी तरीके से बनाए गए हैं कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से चीज़ें, when I'm going to explain it, when I'm going to read it, you'll be able to understand it. क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आ जाएगा. So before delving into the definition of management information system कि भाई हम management information system को समझें, let's first understand the concept of information itself कि information क्या है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, आप खुद बताओ इंफॉर्मेशन क्या है. इंफॉर्मेशन एक तरीके का एक फॉर्म ऑफ डेटा है, हम कह सकते हैं. दैट डेटा कैन बी क्वालिटेटिव, दैट डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव व्हेन आई से, आई मीन टू से व्हेन कि भाई उसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें फिगर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. इट कैन बी फैक्ट और क्वालिटेटिव डेटा एज वेल. सो इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली? इंफॉर्मेशन का मतलब है जानकारी, डेटा जो कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो. जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की ना, तो इंफॉर्मेशन के साथ एक वर्ड जुड़ ही जाता है, ज़रूरत में काम आए.
कहीं ना कहीं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। इंफॉर्मेशन ऐसा डेटा नहीं होता जो फालतू का डेटा है, तब तो वो डेटा ही है। डेटा डेटा होता है, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन अगर है वो, इसका मतलब वो डेटा यूजफुल है। इसका मतलब उस डेटा को हम यूजफुल बना सकते हैं। इसका मतलब उस डेटा को हम इस तरीके से इस्तेमाल करके उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, उसको सही तरीके की डिसीजन हम ले सकते हैं। और यही इस तरीके का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इंफॉर्मेशन पर क्यों इतना जोर देते हैं हम? क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। ऑर्गेनाइजेशन में पल पल जो डिसीजंस मैनेजर लेंगे, टॉप डिपार्टमेंट जो डिसीजंस लेंगे, सीईओज जो डिसीजंस लेंगे, वो इंफॉर्मेशन को देख के ही लेंगे। सो इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, इट रेफर्स टू द डेटा दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ एडिंग डिसीजन मेकिंग। क्यों ज़रूरी है इंफॉर्मेशन? एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए जिसमें सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मौजूद हों। सो information is essential in establishing a system that encompasses all aspects of an organization, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या प्रोडक्शन हो। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि भाई इतनी एम्प्लॉयमेंट है, अभी इतने लोग काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये डेटा हमारे पास है कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, काम इतना सारा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो इतने सारे काम को 4 लोग कर रहे हैं अभी, आई थिंक वी नीड 2 more people, तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो अभी काम कहीं ना कहीं छूट रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा का जो स्टार्टिंग में डेटा था, इस डेटा से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई 2 लोग और होंगे तभी जो है ये काम पूरा हो पाएगा, टैग जो है वो मिस नहीं होगा और काम जो है वो कंप्लीट, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया ना हमें डिसीजन मेकिंग में, फिर मैनेजर ने डिसीजन लिया कि भाई हमें टॉप मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई हमें 2 और रिक्रूटमेंट्स की ज़रूरत है, 2 लोगों को हमें और रिक्रूट करना है। ये चीज़ HR डिपार्टमेंट के पास गई। HR डिपार्टमेंट अब वर्क करेगा काम करने पर कि उसे किस तरीके के इंडिविजुअल चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो भी स्पेसिफिकेशन हैं उस पर्टिकुलर रोल और प्रोफाइल के लिए। सो आप समझ रहे हो ना किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ सिग्निफिकेंट एन इंफॉर्मेशन कैन प्ले a role basically in various operations. So in order to achieve an organization's objectives, it is crucial to ensure that all elements of the system operate in synchronization with one another. देखो हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। यू कांट से मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्शन से सीधा सीधा मार्केटिंग का लेना देना है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप इंफॉर्मेशन ही नहीं दोगे कि इस तरीके की हमारी प्रोडक्शन हो रही है, तो जिस तरीके की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से आप मार्केटिंग का अपना बजट रखो, क्योंकि बजट आपस में डिपार्टमेंट्स के वी ऑल नो कि भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो बजट हर डिपार्टमेंट को देख के तैयार होते हैं। भाई प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई है, मार्केटिंग का बजट आपने बिल्कुल ही सर चढ़ के चढ़ा दिया, एकदम बिल्कुल ही आसमान में कर दिया। यू कांट डू दैट ना। हर डिपार्टमेंट आपस में कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड लाइक डॉट्स, और इस तरीके से आपको समझना होगा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करें, वो एक साथ काम करें, तभी जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन। सो विद दिस फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग वी कैन नाउ प्रोसीड टू एग्जामिन व्हाट अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटेल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज। सो we got to know कि information plays a significant role which helps various departments कि वो important decisions ले सकें, ये हम clear हो गया। So we can say information is definitely helpful in decision making, as well as it helps in controlling the different elements. Like when you have information about suitable things in the organization, about the suitable aspects of the organization, it is not only helpful in decision making, but it is also helpful in controlling the different elements, such as it is helpful in controlling the employees or the resources or the environment of the organization and its various operations. So बहुत चीज़ों में helpful होती है कहीं ना कहीं। Now different types of information are used in performing different functions of an organization. Like
different levels of managements are there. We all know we have 3 levels of management, अगर हम बात करें generally, top level management, middle, and then bottom or lower level management. So these top, middle, and lower, they use different types of information. Like for example, if you talk about top level management, तो वो strategic information का इस्तेमाल करेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटजीज पर काम करेंगे. जबकि लोअर मैनेजमेंट ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर हमेशा ध्यान देगा, टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर हमेशा ध्यान देगा, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देगा. वेयर एज मिडिल मैनेजमेंट दे यूज ओनली द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. So different levels of management, they use different information as well. Now let's move on to the definition of मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऊपर से अगर मैं बताऊं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वेल स्ट्रक्चर्ड, ध्यान से सुनना, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें हम कह सकते हैं सारी चीज़ें कंबाइन हैं. क्या क्या सारी चीज़ें कंबाइन हैं? प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और जो भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो कि मैनेजमेंट की ही थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके. ये हेल्पफुल है इन प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्पफुल है इन ऑर्गेनाइजिंग, ये हेल्पफुल है इन डायरेक्टिंग, ये हेल्पफुल है इन कंट्रोलिंग, ये हेल्पफुल है इन स्टाफिंग, ये हेल्पफुल है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो ये हेल्पफुल है इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू गॉट एन आइडिया कि हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ सिग्निफिकेंट in today's world this management information system is. ये एक well structured method है जो कि मैनेजमेंट की हर थ्योरी, हर प्रैक्टिस, हर प्रिंसिपल को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके, वेरियस कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स और टेक्निक्स का यूज करके कहीं ना कहीं अच्छी डिसीजन लेने में, मैनेजमेंट को मैनेज करने में, स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है और हेल्प करता है. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहले पैराग्राफ में पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट डज, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन to support managerial decision makings, and we have different types of tools for that. We have different types of computer based programs for that. We'll talk about it in future slides, but right now you just need to understand that MIS is a computer based system that provides information to support managerial decision making within an organization. तो ये मैनेजर को प्रोवाइड करता है डिफरेंट टूल्स जिससे कि वो मैनेजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज, इवेल्युएट या अपने डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से रन कर पाएँ, इफिशिएंटली रन कर पाएँ. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, not only it provides information to managers, but it also provides information to the employees as well at various levels of management so that they can perform their job well. So it is an integrated computer based user machine system, हम कह सकते हैं, that provides information to support the operations जो भी हो रहे हैं organization में. It helps in decision making, सबसे बड़ी बात, decision making functions में ये helpful है. बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट. सो सेकेंड पॉइंट में चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है. MIS कलेक्ट्स, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन. नाम ही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन को ये मैनेज करता है सिस्टमेटिक मैनर में और हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में. सो MIS कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन को जो वेरियस सोर्सेज से आती हैं टू हेल्प मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. आई डोंट थिंक सो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है. इट जनरली इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. तो इन सब चीज़ों में क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर है, डेटा इट नीड्स, प्रोसीजर्स हैं, लोग चाहिए ताकि वो मैनेज और एनालाइज कर पाएँ डेटा को फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. सो
कंप्यूटर बेस्ड है, इसका मतलब ही है कि द डिजाइनर्स ऑफ MIS दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड दे आर यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूजर मशीन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि the system designer should understand the capabilities of an individual as a decision making and machine as a data processor. So तो इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा प्रोसीजर्स एंड लोग चाहिए टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। सो अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की। तो अब डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है। डेफिनेशन कोलेमन एंड राइली ने भी दी है, स्क्वर्ट्स ने भी दी है डेफिनेशन, डेविड्स एंड ऑल्सन ने भी दी है। तो मैंने जिस डेफिनेशन की बात यहाँ पर की है इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो है डेविस एंड ऑल्सन की। सो डेविस एंड ऑल्सन की डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी और आपके अपने एग्जाम में जो है वो कहीं ना कहीं लिख सकते हो। तो डेविस एंड ऑल्सन ने क्या कहा ही पढ़ते हैं। MIS इज एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। इन्होंने कहा कि भाई MIS जो है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम है विच इज़ डिजाइंड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल। इस इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम को, इस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा सके, इंफॉर्मेशन सपोर्ट दिया जा सके वेरियस ऑपरेशंस के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, ऑपरेशंस हो, उनको एड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम डिज़ाइन की गई है। मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है, डिसीजन मेकिंग में और जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन की गई है, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस के लिए डिज़ाइन की गई है। सो वही लिखा है कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम विच इज़ डिज़ाइंड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल, management control, and decision making functions in an organization. The information systems make use of resources such as hardware, software, men, procedures, as well as supplies that I've already told you in the previous slide. So I hope आपको ये डेफिनेशन MIS की 2-3 बार रीड करोगे और क्लैरिटी के साथ डीपली जो है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स ऑफ MIS, द वेरी वेरी कॉमन और जनरल टॉपिक। क्या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के गोल्स हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आगे के लेक्चर, आगे की जो स्लाइड्स होंगी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होंगी, तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी बोड़ी। तो अभी से जब आप चीज़ें क्लियर रखोगे, उनके गोल्स क्या है, MIS होता क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो आगे आपको बहुत जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने की। सो गोल्स समझते हैं कि गोल्स क्या है MIS के। सो द मोस्ट कॉमन गोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is to manage information, that is to provide information to its end users for the smooth functioning of management. This is a very very common goal of management information system. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, टू हेल्प द मैनेजर्स एंड नॉट ओनली टू हेल्प मैनेजर्स बट टू हेल्प एम्प्लॉयज़ कि वो डिसीजन ले सकें अपनी जॉब में या उनको अपनी जॉब में मदद मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में इसका रोल है MIS का। बट द मोस्ट कॉमन गोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना और उसको प्रोवाइड करना उसके एंड यूजर्स को, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और डे टू डे डिसीजन मेकिंग नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। ऑल्सो टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। हो यहाँ पर भी ये हेल्पफुल है कि रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जा सके स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स की। टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड मैनेजर एट द राइट टाइम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही समय पे विद द हेल्प ऑफ MIS इतना इफिशिएंटली हम काम करें कि हमें समय भी ज़्यादा ना लगे और हम सही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाएँ टू द कंसर्न्ड मैनेजर। एंड ओवरऑल अगर हम कहें द फोर्थ पॉइंट, टू कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड प्लान बेटर बिजनेस ऑपरेशंस। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ MIS की, कि कितना इंपॉर्टेंट है MIS। बट उसकी सिग्निफिकेंस बात करने से पहले, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करने से पहले, मैं आपको कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट इसकी लिमिटेशंस बताने में लगाना चाहता हूँ, तब हम और अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ पाएंगे। अब क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस? देखो कहीं ना कहीं डायरेक्टली MIS के डिसएडवांटेजेस नहीं है,
बट MIS के ये डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ठीक ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स ही क्लियर नहीं स्पेसिफाई किए गए कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को क्या अचीव करना है, अगर मैनेजमेंट को ही नहीं पता, अगर मैनेजर्स को ही नहीं पता कि उन्हें अचीव क्या करना है, उनकी डिपार्टमेंट को क्या करना है, उनकी टीम को क्या करना है, अगर उन्हें ही नहीं पता तो वो MIS का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे अच्छी तरीके से, उस इन्फॉर्मेशन का कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, टूल्स का कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ मैनेजर्स ये सोचते हैं कि भाई वो कंपनी की शॉर्टकमिंग्स को MIS की मदद से सॉल्व कर लेंगे। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके वो आसानी से डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने टीम के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। बट आपको ये समझना होगा कि MIS कहीं ना कहीं ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स काम कर रहा है। एक अच्छी प्लानिंग ज़रूरी है पहले, एक अच्छा कंट्रोल ज़रूरी है पहले ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। ऑन टॉप ऑफ दैट MIS काम करेगा, ऑन टॉप ऑफ दैट MIS को बिल्ड किया गया है। सो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो आपको विद इन द फंक्शंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उन पर काम करना होगा, आपको प्लानिंग पर काम करना होगा, आपको ऑर्गेनाइजिंग पर काम करना होगा, स्टाफिंग पर काम करना होगा, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग पर काम करना होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट MIS का इस्तेमाल आप करोगे फॉर बेटर स्मूथनिंग, फॉर बेटर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर बेटर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द मैनेजमेंट, और for using that information to make some important decisions. Only you can do it on top of what is happening in the organization or what is happening in the different functions. आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई functions तो साइड में है, हम MIS का इस्तेमाल करके सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लिमिटेशन बन जाती है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की स्थिति होगी, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा MIS की लिमिटेशन क्या हो सकती है? जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। The lack of managerial and operational applications to the MIS, it makes a great impact. Because इससे होगा क्या कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा और इंफॉर्मेशन ही गलत जनरेट होगी कहीं ना कहीं। सो द लैक ऑफ मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एप्लीकेशंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई MIS जो है वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। सो ये कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ डिसएडवांटेज फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ MIS। देखो, प्राइमरी एम अगर हम बात करें, वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल गोल ऑफ MIS इज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। जो भी इसमें वेरियस ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। जो भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के दौरान या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम में जो उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मदद मिले। तो MIS का जो पहला फोकस है वो है इंफॉर्मेशन पे, और उसका इस बात पर भी फोकस है कि किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी स्लाइड्स में मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा, इंफॉर्मेशन की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इंफॉर्मेशन में ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, फैक्ट रिलेटेड इन्फो हो सकता है फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। इट कैन बी फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट कैन बी फ्रॉम फाइनेंस, इट कैन बी फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा। Also, it is considered as important as the 5 M's of business, which are money, material, men, machine, minutes, that's time. So that's how significant MIS is. So till now, sum up अगर मैं रखूँ, आपको क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना है 3 वर्ड से। मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में वेरियस फंक्शंस होते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने वे सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। इलेबरेट फॉर्म में इलेबरेट करके बहुत अच्छी तरीके से मैंने वो सारे फंक्शंस डिस्कस किए हैं।
पहली वीडियो में मोर देन 50,000 व्यूज़ जो है वो आपने दिए हैं, आपने प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच. यू कैन रेफर टू दैट एनी टाइम इफ़ यू वांट टू, और इफ़ यू विश टू सी दोज वीडियोज़ एंड दोज लेक्चर्स. आपके बहुत काम आएंगे, वो आपको समझने में मदद करेंगे. वो हर कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिजनेस की रिलेटेड प्लेलिस्ट के लिए, क्योंकि उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की नींव ही अगर हम देखें तो फंक्शंस पर ही डिपेंड करती है कि किस तरीके की प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से आप स्टाफिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, फिर कंट्रोल कर रहे हो. तो उन फंक्शंस में ही कहीं ना कहीं हमें रूपा क्या बोलते हैं, रूपरेखा जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की दिख जाती है, माफ़ कीजिएगा. सो बैक टू द स्लाइड. मैनेजमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम. तो कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बना है मैनेजमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम की. और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम यही पढ़ रहे हैं. हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट की वेरियस फंक्शंस को एड मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें अगर हम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें इस तरीके से, यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टूल्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम डेफिनेटली. सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं विच आर कंबाइंड टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट्स ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं कॉरपोरेट प्लानिंग के कंसेप्ट को. क्या है ये कॉरपोरेट प्लानिंग का कंसेप्ट? लेट्स अंडरस्टैंड. सो अगर हम समझे कॉरपोरेट प्लानिंग के कंसेप्ट को, तो कॉरपोरेट का मतलब होता है कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप कंपनी के लिए प्लान करते हो, जब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हो, व्हेन यू आर प्लानिंग एज अ होल फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाट कॉरपोरेट प्लानिंग इज. बट सर क्या यही कॉरपोरेट प्लानिंग है? नहीं, थोड़ा बहुत और इलेबोरेट करो तो आप और समझो. अब देखो एग्जाम में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हैशटैग्स मत बनाना बट इज इक्वल टू करके. अब यही चीज़ आप वर्डिंग में भी, इसको वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और नीचे फ्लो चार्ट बना सकते हो. कई बार एग्जामिनर का ध्यान, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कई बार एग्जामिनर का ध्यान आपकी लिखी हुई चीज़ पर, क्योंकि वो हर कॉपी में देख रहा है कि भाई बंदे ने लिखा है, बंदे ने लिखा है, तो वो थक जाता है. जब उसको इस तरीके की फ्लो चार्ट दिखते हैं, उसको आपकी नॉलेज का पता लग जाता है और वो उसी हिसाब से आपकी वो पूरी कॉपी को जज करता है और अच्छे मार्क्स जो है वो दे देता है. और ट्रस्ट मी, ये काम करता है. तो जो कुछ भी आप लिख रहे हो, कई बार उसको कोशिश करो कि पेजेस में फ्लो चार्ट्स की मदद से भी उसको शो करो. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल है तो लोगों से शेयर करो. नॉट एवरीवन, बट यू कैन शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड. सो कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब है कि आप कंपनी के लिए प्लान कर रहे हो एज ए होल. कंपनी के प्लान करने का मतलब क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनी. क्या आप अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो? जब हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करने की, तो हम बात कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की. स्वॉट एनालिसिस हर कंपनी करती है, और स्पेशली इफ इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस एक बेसिक और एक क्लियर पिक्चर दे देता है आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स की. एज एन इंडिविजुअल भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस. वाई शुड बी अवेयर अबाउट योर वीकनेस? स्ट्रेंथ की तो बात ठीक है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, बिकॉज इट बिकम्स अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू कि ये आपकी स्ट्रेंथ है. बट वाई शुड यू बी अवेयर अबाउट योर वीकनेसेस? कई बार अगर आपको वीकनेस पता होती है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर वीकनेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन टूडेज वर्ल्ड, दे आर नॉट जस्ट अवेयर कि भाई उनकी वीकनेस क्या है, उनको यही नहीं पता, दे आर नॉट सो श्योर कि भाई उनकी वीकनेसेस क्या है. बट अगर आपको पता है, द फर्स्ट स्टेज कि कोई भी प्रॉब्लम चली जाएगी, उसकी पहली स्टेज यही है कि भाई आपको पता हो कि प्रॉब्लम है क्या. तो सिमिलरली अगर आपको कोई वीकनेस ओवरकम करनी है और उस वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में बदलना है, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ इटसेल्फ, द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट योर वीकनेस इज. कि फॉर दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि भाई आपकी वीकनेस क्या है. इफ कम्युनिकेशन इज योर वीकनेस, सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन मेरी वीकनेस है. Then only you're going to plan for it, you're going to make strategies for it, you're going to work for it. Okay? So सिमिलरली कंपनी को भी पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कहाँ वो पीछे है
व्हाट आर इट्स वीकनेसेस, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू, बट यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दोज अपॉर्चुनिटीज. सो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, क्या थ्रेट्स हैं. थ्रेट्स हो सकते हैं, योर कॉम्पिटिटर कैन बी योर थ्रेट. So SWOT analysis, it is helpful in understanding the basic picture of your company. What are your strengths? What are your weaknesses? What are your opportunities? And what are your threats? So corporate planning, it means planning as a whole for the company. That means setting objectives for the company. Basically SWOT analysis. Now that SWOT analysis will help you in formulating strategies. So आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स पता चल गए, तो आप उस हिसाब से अब स्ट्रेटजीज बनाओगे. उन स्ट्रेटजीज में सब कुछ होगा. आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, तो आप ये भी देखोगे किस तरीके से उन वीकनेसेस को कन्वर्ट किया जा सके स्ट्रेंथ में. किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो, उनको ग्रैब कर सकते हो, किस तरीके से आप थ्रेट्स के लिए काम कर सकते हो. तो उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बनाओगे, फॉर्म्यूलेट करोगे और कन्वर्ट करोगे स्ट्रेटजीज को टैक्टिकल प्लान्स में. सिर्फ स्ट्रेटजीज बना के कुछ नहीं हो सकता. मैंने कह दिया कि कल से मैं 5 घंटे सोऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन कल से मैंने किया कुछ नहीं उसके लिए कि भाई मैं प्लान बनाऊँ कि भाई 2 घंटे मैं पढ़ाई करूँगा और फिर 5 घंटे मैं सोऊंगा, फिर सुबह उठ के मैं ये काम करूँगा. मैंने बस सोच लिया कि भाई कल से मुझे सिर्फ 5 घंटे सोना है, अभी मैं 10 घंटे सो रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. पर मैंने उन स्ट्रेटजीज़ को जो मैंने बनाई कि भाई मेरे को कल से सिर्फ 5 घंटे सोना है, 10 घंटे नहीं सोना है, उसको टैक्टिकल प्लान्स में नहीं बदला कि उसके लिए मेरे को करना क्या क्या पड़ेगा, एक्चुअली में मेरे को ऑपरेशन क्या करना है, एक्चुअली में मेरे को ऑपरेट किस तरीके से करना है. सो अगर आपने स्ट्रेटजीज को टैक्टिकल प्लान्स में नहीं बदला तो कोई फायदा ही नहीं. सो फॉर्म्यूलेट करने के बाद स्ट्रेटजीज को, यू नीड टू कन्वर्ट दोज स्ट्रेटजीज इनटू टैक्टिकल प्लान्स, वी कैन से द एक्चुअल और स्पेसिफिक प्लान्स, क्या क्या करना है उसके लिए. टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई आपको जो है वो अभी 80% रेवेन्यू आया, आपको 90% रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट करना है. अब मैनेजर जो है वो, उसको पता चल गया कि भाई 80% से हमें 90% पहुंचना है, तो मैनेजर अपनी टीम से इस तरीके से इंश्योर करेगा इफेक्टिव वे में काम हो, तो उसके लिए वो उस स्ट्रेटेजिकल प्लान को जो कि था कि भाई 90% रेवेन्यू अटेन करना है, उसको वो टैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करेगा और अपनी टीम को कहेगा कि भाई इस तरीके से तुम्हें काम करना है, तुम्हें एक दिन में इतनी सेल्स जनरेट करनी है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है. तो वो टैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट कर रहा है, अपने स्ट्रेटेजिकल प्लान्स को स्पेसिफिक और ऑपरेशनल प्लान्स में कन्वर्ट कर रहा है. नाउ उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाएगी और उन प्लान्स को रिव्यू किया जाएगा. सो इम्प्लीमेंट करके प्लान्स उनको रिव्यू किया जाएगा. तो यही पूरी ओवरऑल पिक्चर है कॉर्पोरेट प्लानिंग की, यही कंसेप्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग का. ठीक है, आई होप इस फ्लो चार्ट की मदद से मैंने आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दिया होगा. अब हम बड़े ही आसान भाषा में इन लिखे हुए नोट्स की मदद से डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट को समझेंगे. अब डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स. अनकॉन्शियसली आप डिसीजंस ले रहे हो हर टाइम, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो जिसका इम्पैक्ट या कंक्लूजन इतनी मैटर नहीं करती हो. बर्गर किंग में जाके, मैकडोनल्ड्स में जाके कौन सा बर्गर खाना है, वहां पर भी आप डिसीजन लेते हो कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पर ही सही. अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपकी गट से रिलेटेड हो कि भाई आपको टेस्ट जो है वो इतना अच्छा लगता है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो छोटी इन्फॉर्मेशन हो. कौन सा करियर आपने ऑप्ट किया है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आप ये डिसीजन लेते हो. रोज के टाइम में आपको क्या खरीदना है, कौन सी शॉपिंग करनी है, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कौन सी जीन्स करनी है, वहां पर आप डिसीजन लेते हो. सो इट इज समथिंग दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स. तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, व्हेन वी हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल, ऑप्टिंग फॉर द बेस्ट चॉइस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट. सो व्हेन यू हैव डिफरेंट चॉइसेस, व्हेन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल, what is the best choice that you can make out of these possibilities is what decision making is all about. Decision making एक अलग चीज है, बट बेस्ट वे में डिसीजन लेना, इस तरीके से डिसीजन लेना कि उसका इम्पैक्ट जो है वो राइट हो, वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यही काम करता है कि वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को यूजिंग डिफरेंट टूल्स इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि डिसीजन मेकिंग में मदद की जा सके.
So all managers they make decisions within the limits of their authority. We all are aware of this thing कि हर manager जो है different different departments में अपनी limits of authority के हिसाब से वो decisions लेते हैं. And decision making in an organization, we can say it is the process by which individuals or groups they choose a course of action from multiple alternatives to achieve specific goals or objectives. तो आपके पास एक ही चीज को अटेन करने के कई जरिए हो सकते हैं, बट किसी जरिए में मुश्किलें ज़्यादा आएंगी, कोई ज़रिया थोड़ा आसान होगा, किसी ज़रिए में आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुश्किलों में ही आ गया वो. तो तो कौन सा ज़रिया आपको चुनना है ये आपके ऊपर है. या आपके ऊपर है, आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, डेटा के ऊपर है जो आपके पास प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन के ऊपर है जो आप उससे निकाल रहे हो उस डेटा से, उस पर है. So decision making, it is in an organization, it is the process by which individuals or group they choose a course of action from multiple alternatives to achieve specific goals or objectives. अब decision making के features क्या होते हैं? So one of the first feature or characteristic of decision making is कि ये हमेशा goal oriented होती है. इसका फोकस हमेशा गोल ही होता है कि हम क्यों डिसीजन ले रहे हैं, ताकि गोल के लिए ये हेल्पफुल हो. सो डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. इट इज प्रेजेंट इन ऑल मैनेजेरियल फंक्शंस. हर मैनेजेरियल फंक्शंस में ये प्रेजेंट है, हर जगह, क्योंकि हर फंक्शन में आपको, ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजंस लेने हैं आपको, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो. मैनेजमेंट के हर फंक्शंस में आपको डिसीजन लेने हैं. सो इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड ये है. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि आज आपने डिसीजन लिए कल आपको नहीं लेने पड़ेंगे. कॉन्टिन्यूसली आपको डिसीजंस लेने हैं. सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. सिर्फ डिसीजंस लेने से नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, उन्हें स्ट्रेटेजिकल प्लान्स को टैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. यू कांट बी लाइक कि भाई मैंने डिसीजन ले लिया जस्ट बाई थिंकिंग अबाउट इट अनकॉन्शियसली. नो, इट इज़ सिचुएशनल ऑल्सो. सो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कई बार ये. सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन अलग है, आपको अलग तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा. ऐसा भी होता है. कल सिचुएशन अलग थी, वो डिसीजन लिया, बट आज सिचुएशन अलग है, सो आज डिसीजन अलग होगा. सो सिचुएशनल है ये. तो ये कुछ फीचर्स हो गए डिसीजन मेकिंग के. अब हम बात करते हैं कुछ डिसीजन मेकिंग मेथड्स की. आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा. लेक्चर में मजा आ रहा है, आई नो आ रहा है, बट जरूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें. साथ ही कम्युनिटी पोस्ट भी है जो मैंने ऐड किया था कुछ दिन पहले. डाउट्स का क्या होगा, जो बीच बीच में आते रहते हैं. तो अब डाउट्स जो हैं वो मेरे डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे डाउट्स हैं, और मैं उनको सॉल्व करूंगा सिर्फ 5 घंटे में. आपको करना ये है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और मुझे मैसेज करना है अपने डाउट के साथ. आपका डाउट मेरा डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा मैं उसको 5 घंटे के अंदर आपके सॉल्व करके आपको दूंगा. और 5 घंटे तो ये एवरेज लेके चल रहा हूँ, उससे कम समय में मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. तो टेस्ट करके देखिए मुझे, और कम्युनिटी पोस्ट जरूर देके जाके अभी. अब जो सबसे पहला मेथड है डिसीजन मेकिंग का वो है ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग. तो ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग क्या करती है समझते हैं. इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मदद से हम ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग क्या करती है, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करती है. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से एक रियल टाइम फिगर्स और रियल टाइम रिपोर्ट्स जो है वो मैनेजर्स को चली जाती हैं. वो डेटा के ट्रेंड्स जो है वो सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एनालाइज करके रियल टाइम रिपोर्ट मैनेजर्स को दे देता है, ताकि उसी रियल टाइम में मैनेजर्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिले इन मेकिंग डिसीजंस. तो ये काम होता है ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग का. स्पष्ट है नाम से, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट क्रिएट करके दे देता है, डेटा जनरेट करके दे देता है, डेटा ट्रेंड्स जो है वो जनरेट करके दे देता है फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. दूसरा डिसीजन मेकिंग मेथड है डेटा एनालिसिस. तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जो कि मैनेजर्स की मदद करते हैं डेटा में ही पैटर्न्स और ट्रेंड समझने में. अब आपके पास
1 लाख 2 लाख डेटा जो हैं वो प्रेजेंट हैं। किस चीज़ के? मे बी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ 1 लाख 2 लाख डेटाज जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, या मे बी आपके शेयर होल्डर्स से रिलेटेड डेटाज प्रेजेंट है। अब उसमें से आपको कुछ इंसाइट्स निकालनी है, उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो ह्यूमंस कितना काम करेंगे यार, उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जो डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, जिससे कि मैनेजर्स को मदद मिलती है कि वो डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स जान जाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो जो डेटा प्रेजेंट है उसको टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, मे बी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, उससे क्विकेस्ट वे में वो ट्रेंड्स निकालता है, पैटर्न्स निकालता है, विच ओवरऑल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इट्स लाइक यूजिंग अ मैप ऐप टू फाइंड अ क्विकेस्ट रूट। जब भी आपको कहीं पर जाना है, आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप मैप ऐप का इस्तेमाल करते हो। ठीक उसी तरीके से मैनेजर्स अगर क्विकेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो डेटा को समझने के लिए वो डेटा एनालिसिस टूल का यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं सही डिसीजन लेने के लिए। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से ही क्लियर है, डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ये मैनेजर्स को टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो एनालाइज कर सकें वंस अगेन डेटा को, प्रोजेक्शंस बना सकें, और एक अगर डिफरेंट मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन है तो उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चुन सकें, इसमें मदद करते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इट बेसिकली ऑफर्स मैनेजर्स अ सूट ऑफ टूल्स टू एनालाइज डेटा, make projections, and ultimately select the optimal course of action. Consider it as a digital aid designed to assist in the decision making process. The fourth on the list is EIS, that is Executive Information System. तो एक तरीके के डैशबोर्ड होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो ये EIS क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिर्फ समअप जो है वो निकालते हैं। तो जितना भी डेटा प्रेजेंट है उसका समअप और कहीं ना कहीं डैशबोर्ड होता है जिसमें समराइज्ड डेटा प्रेजेंट होता है, समराइज्ड ट्रेंड प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्विकेस्ट वे में CEO को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको समझ में आ जाए कि भाई मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, और वो स्ट्रेटजीज फर्दर फ्यूचर के लिए बना सके उस हिसाब से। सो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन समअप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन का समराइज्ड डेटा को देखने के लिए। पांचवा डिसीजन मेकिंग मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। क्वेश्चन पहले मुझे याद है, एलोन मस्क ने कहा था, एलोन मस्क ने कहा था कि AI इज फार मोर डेंजरस देन वी कैन थिंक अबाउट इट। सो डेफिनेटली आज जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, मुझे भी लगता है कि भाई AI डेंजरस हो सकती है हमारे लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूटिलाइज मशीन लर्निंग, तो इसमें ML दैट इज मशीन लर्निंग होती है, टू अडेप्ट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज अकिन टू रोबोट दैट कॉन्टिन्यूसली लर्न्स, ये लगातार लर्न कर पाती है, इम्प्रूव कर पाती है अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को ओवर टाइम। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि भाई एक ऐसा टाइम आएगा जब ऑन टॉप ऑफ दैट AI होगा और ह्यूमंस को भी ये पीछे छोड़ देगा। लेट्स टॉक अबाउट साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। टॉपिक काफ़ी पॉपुलर है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में टॉपिक काफ़ी पूछा जा सकता है, चाहे वो BBA हो, BCom हो, MBA हो। साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो समझते हैं इसको। नाउ we all are going to agree with the fact that decision making, it plays a crucial role in any organization, be it any organization. It is important, small or big, it is important in every organization. Domestic or multinational, it is important in every organization. So managers, leaders, employees, everyone in the organization at some point they make important decisions
that is going to determine the future of the organization. So every decision that you are going to take in the organization will determine the future also. So back of the mind में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. So it helps in reaching the beneficial goals of the organization. Let's talk about Simon model of decision making. Simon was a political scientist from United States of America, and he's credited as one of the earliest proponents to highlight the significance and advantages of proficient decision making. So let's talk about Simon's model of decision making. उन्होंने क्या क्या बोला. So according to Simon, 3 स्टेजेस होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की. उन्होंने कहा कि भाई कोई बंदा जब डिसीजन लेता है सो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेज इज इंटेलिजेंस. This is the first step where the decision maker identifies the problems and opportunities. If you are not even aware of your problems or opportunities, how you're going to take decisions, how you're going to make decisions. आप decisions ले ही नहीं पाओगे अगर आपको पता ही नहीं कि problem क्या है. तो भैया सबसे पहले तो आपको problems और opportunities का पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे. आपके सामने आपको कंफ्यूजन है कि भाई आपको क्या करना है अपने करियर में. आपने 12th पास कर लिया, नाउ यू आर कंफ्यूज्ड. आप बीटेक करो, बीबीए करो, बीकॉम करो, आप पायलट बनना है आपको, या आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है, आप कंफ्यूज हो. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपनी आइडेंटिफाई करो अपनी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज को. प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है. प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने 10th के बाद साइंस ऑप्ट की, ठीक है, अब आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया पहले से कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है. आपने बायोलॉजी ली थी तो मेडिकल फील्ड में आपकी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है. समझ रहे हो आप बात को. सो सबसे पहले तो आपने यही समझ लिया कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. उन प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आगे डिसीजन लेने में आपको और जो है वो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो अबाउट इवैल्यूएशन. इवैल्यूएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू सी इट एज अ मैनेजर, एनीथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट अ प्लान और सेट स्टैंडर्ड इज अ प्रॉब्लम. तो अगर आप मैनेजर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई भी चीज़ जो सेट स्टैंडर्ड और प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम है. उसके अगेंस्ट में फिर आपको काम करना है, उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आपको काम करना है. सो इंटेलिजेंस यही है. पहला स्टेप डिसीजन मेकिंग का इंटेलिजेंस है, जहां पर अपनी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो. द सेकेंड स्टेप इज डिजाइन. अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं अपनी ज़िंदगी के भी, या बिजनेस में एज ए मैनेजर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो आपके पास बहुत सारी आपके सामने स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. अ गुड डिसीजन मेकर इवैल्यूएट्स एवरी पॉसिबिलिटी. आपको ये सेंटेंस याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि कोई अच्छा डिसीजन मेकर हर पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करता है. आपको कोई मेडिकल कॉलेज आपने चूज कर लिया कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, फिर से आपने स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ, मैं ये एग्जाम में जा सकता हूँ, इसको पास कर लिया तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगा. अगर मैं प्राइवेट से करूंगा तो भी ठीक है बट मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा. आप हर तरीके की हर पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहे हो ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन पे आ सको. अ गुड डिसीजन मेकिंग, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अ गुड डिसीजन मेकर इवैल्यूएट्स every possibility. So the second step is design. The management analyzes the merits and demerits and hence decides which strategy is best suited for the given problem. Now the third stage is the choice. So the choice stage, in the third stage, you compare the possible solutions using quantitative or qualitative tools to identify the best option. सो चॉइस स्टेज में आप कंपेयर करते हो पॉसिबल सोल्यूशन को. आपके पास क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स हैं.
उनका इस्तेमाल करोगे और देखोगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है. However, the process is challenging due to multiple objectives and uncertainty about outcomes. But that's what the beauty of decision making is. Ki how unpredictable it is, even if you have made the best decision out of multiple course of action, even then it can't be 100% predictable. It is always a matter of risk taking. सो आई होप आपको साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आई होगी. देखो डिसीजंस आपको लाइफ के हर पार्ट में लेने पड़ते हैं, ठीक है. सिर्फ मैनेजमेंट में ही नहीं लेने पड़ते, डिसीजंस तो हर जगह लेने पड़ते हैं. जब आप छोटे भी होते हो ना, आप जब छोटे छोटे होते हो तब भी आपको जगह जगह बहुत बड़े मेजर डिसीजंस नहीं होते, पर वहाँ भी आप डिसीजंस लेते हो. जब मम्मी आपसे बोलती है कि 2 टॉय हैं, इनमें से कोई एक टॉय ही ले जाएंगे हम घर पे, तो एक टॉय चुनो. आपने डिसीजन लिया, डिसीजन जरूर लिया होगा दोनों को देखने के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद कि किसके साथ मैं अच्छा खेलूंगा, है ना, कौन ज़्यादा देर तक चलेगा, किसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा, है ना. तो ये सारी चीज़ों के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने बचपन में भी क्या किया, डिसीजन लिया. सिमिलरली हम बड़े हुए, कॉलेज ज्वाइन किया, तो कॉलेज के लिए हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कॉलेज चूज़ करना, क्योंकि जिस कॉलेज को आप चूज़ करोगे, ना सिर्फ आपकी वहाँ की एजुकेशन आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए, बल्कि क्राउड भी चूज़ कर रहे हो दोस्तों का अपने लिए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें चूज़ कर रहे हो अपने लिए. सो कॉलेज चूज़ करना वंस अगेन इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी पल डिसीजंस लिए जाते हैं, डेली टू डेली ऑपरेशंस में डिसीजंस लिए जाते हैं. और अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, छोटी हो, वहाँ पर भी डिसीजन होगा, बड़ी है तो वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग होगी. तो डिसीजन मेकिंग तो हर जगह है. सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये सेट ऑफ कुछ स्टेप्स हैं जो मैनेजर लेता है. बेसिकली क्यों लेता है, मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए, मैस ना क्रिएट हो इसलिए, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वो अल्टरनेटिव्स तैयार करता है और उसमें से बेस्ट चूज करता है और फिर डिसीजन लेता है. जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे और उस ऑप्शन में से हम बेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे. बेस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो दीज आर द स्टेप्स वी कैन से इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. पहला स्टेप जो है वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डिफाइन करना. सर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा समझाता हूं ना, सुनो तो. सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डिफाइन करना. देखो जरूरी नहीं है वो प्रॉब्लम ही हो. फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज चूज कर रहे हो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू नीड टू टेक आफ्टर योर 12th में भी. सो वहां पर क्या आप कॉलेज को प्रॉब्लम कहोगे? डेफिनेटली नॉट. इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो यहाँ पर पॉइंट में हमने बोला जरूर है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जहां पर भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले वो डिसीजन मेकिंग ले क्यों रहे हैं, वो डिसीजन हमें क्यों लेना पड़ रहा है. मे बी कोई प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, तो सोल्यूशन में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम देखेंगे कि अब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें बेस्ट चूज करना होता है मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम का यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और चैलेंजेस भी हो सकते हैं. तो सिर्फ उसको प्रॉब्लम लेके ही मत चलना, ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं. क्योंकि कॉलेज चूज करना ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली नहीं होगी, इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग लेना पड़ रहा है. सो सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को डिफाइन कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, चैलेंज कर लेना है. जब आप प्रॉब्लम समझ जाते हो तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. अब ये तो समझो कि मेरी प्रॉब्लम है क्या जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है. 50% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी इफ यू आर अवेयर अबाउट, 100% अवेयर अबाउट कि प्रॉब्लम आखिर है क्या. क्योंकि आधे से ज्यादा बार डिफाइन ही नहीं कर पाते लोग कि उनकी प्रॉब्लम आखिर है क्या मैनेजमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए मैनेजर यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक्स में जाना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी है. फॉर एग्जांपल आप रीब्रांडिंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर, फॉर एग्जांपल यू वांट टू रीब्रांड, ओके, और यू वांट टू चेंज योर नेम. ठीक है,
आपका नहीं, कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन हो गया है, काफी कंपनी आगे बढ़ गई है, ऑपरेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल यू वांट कि आप क्या करो, कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, मे बी लोगो चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पहले प्रॉब्लम समझ लो कि मुझे नाम चेंज करना है, ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, या मुझे लोगो चेंज करना है रीब्रांडिंग के लिए, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। फॉर एग्जांपल कि आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है ना, मतलब कहने का मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है वो लगातार, प्रोडक्शन नहीं बेसिकली उसका कहीं ना कहीं उसकी सेल जो है वो लगातार कम हो रही है। तो अगर उस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, सो एज अ मैनेजर आप क्या देखोगे कि प्रोडक्ट की सेल क्यों कम हो रही है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा रिलेटेड टू प्रोडक्ट कि कहीं मार्केटिंग में तो कमी नहीं, कहीं जिनको हम अपने मार्केटिंग कैंपेन दे रहे हैं, जिनको हम एड कैंपेन बना रहे हैं, कहीं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू नीड टू चेंज समथिंग, यू नीड टू टेक डिसीजन समथिंग, बट फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज अगर आप समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है तो हाफ जो सोल्यूशन है वो वहीं से निकल आता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, वो जरूरी नहीं है प्रॉब्लम्स ही हो, वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। Now once you identify or define your problem, the second step is finding the alternatives of the solution. Basically we can say अब हमें potential solutions के options देखने हैं। potential solution मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब जो कि पॉसिबल हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि हवा में बातें हो रही हैं, जो पॉसिबल सोल्यूशन है उनकी लिस्ट अब हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं वो मैं क्या देखूंगा, वो क्या करूंगा, मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मैंने क्या किए, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे फाइंड किए। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने के लिए हम जाहिर सी बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो कई बार एक पूरी की पूरी टीम बनाई जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए। इसके लिए ऐसे फॉर एग्जांपल कंपनी का नेम चेंज करना है, तो कंपनी का नेम चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पूरी की पूरी एक टीम बैठाई जाती है जो ब्रेन स्टॉर्म करती है और एक कंपनी का नेम जो है वो चूज करती है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। So finding the alternative is also very important. The पोटेंशियल सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, मे बी आप एक्सपर्ट्स की मदद लोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, एक्सपर्ट्स की मदद लोगे, है ना, एक्सपर्टीज होगी क्योंकि उनके पास जिन एक्सपर्ट्स की आप मदद ले रहे हो, है ना। सो आप क्या करोगे, और आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो आप डेटा भी कलेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो आपको ऑल्टरनेटिव्स की अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Now if you're collecting the data, you need to collect both quantitative as well as qualitative. Quantitative involves numbers में डेटा आपको होगा, जबकि क्वालिटेटिव में क्वालिटी और स्किल्स से रिलेटेड बात की जाएगी। तो सारे डेटाज आपको कलेक्ट करना है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस जो है वो कहीं ना कहीं फाइंड करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक्सपर्ट से पूछना है, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। याद रखना पहला आइडिया जो आता है, अब पहले ही आइडिया में अगर आपने सोच लिया कि यही मेरा सोल्यूशन है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ते हैं। अगर आप ये बोलो कि सर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स क्यों देखें, अगर मुझे पहला ही आइडिया आ रहा है और वही बेस्ट है तो मैं उसी को चूज कर लूं, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहला आइडिया, फर्स्ट आइडिया रेयरली सही होता है, उसके बाद आपको आइडियाज आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आइडिया आए, आप आइडिया भी क्या कर रहे हो, अच्छी तरीके से फर्निश कर रहे हो इनसाइड द माइंड। तो पहला आइडिया रेयरली अच्छा होता है, इसलिए आपको और आइडियाज सोचने हैं और बेस्ट तरीके से सोचना है और ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने हैं। Now, once you're done with finding the alternatives, you need to evaluate the option. You need to understand each and every alternative. Research करनी है हर alternative के बारे में, उसके pros जानने हैं, उसके cons जानने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझने हैं, है ना, प्रोज कितने हैं, कॉन्स कितने हैं, ये समझना है। तो हमें बेसिकली इवैल्यूएट करना है, उसके डेटा को भी इवैल्यूएट करना है, उनके प्रोज और कॉन्स को भी रिसर्च करनी है उनसे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम उनको रैंक करेंगे, क्या करेंगे, रैंक करेंगे,
कि कौन सा बेस्ट है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उस सबसे कम अच्छा कौन सा है। इस तरीके से जो भी इवेलुएट किए हमने ऑप्शंस, उनको हम रैंक भी करेंगे, उनके प्रॉज और कॉन्स, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी देखेंगे, उनके बारे में हम रिसर्च करेंगे और इस तरीके से हम ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे। आई होप यू गॉट एन आइडिया। उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, क्या देखेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में उनसे क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में उनसे मैनेजमेंट को प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होने वाला है मैनेजमेंट पर। Now the next step is choosing the best alternative. Now once you're done with evaluating the option, first you have identified the problem, then you have find the alternatives, then evaluated the option. Now once you're done with evaluating the option, now you need to choose the best alternative. अब आपको ये जो भी आपने रैंक की है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में बेस्ट क्या है, किससे मेरे मैनेजमेंट को फायदा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना होगा। साथ ही सबके प्रोज और कॉन्स आपने निकालने हैं, तो आपको देखोगे कि आप ये देखोगे कि हर ऑल्टरनेटिव में आप ये देखोगे कि प्रॉन्स जो है वो कितने ज्यादा हैं कॉन्स से, जिसके प्रॉन्स आउटवेट करेंगे कॉन्स को, वही ऑप्शन आप क्या करने वाले हो, चूज करने वाले हो। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑल्टरनेटिव चूज करने से कुछ नहीं होता। Ultimately at the end of the day you need to execute the plan. So here we are going to execute the plan. और एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक्शन को या प्लान को आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजर को पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हौच पौच ना क्रिएट हो, मैस ना क्रिएट हो। सो देन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्लान। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से स्टेप खत्म हो जाता है, सो प्लीज ये गलती कभी मत करना। वंस यू डन विद एग्जीक्यूटिंग द प्लान, यू नीड टू हैव दिस स्टेप दैट इज फॉलो अप एक्शन। आपको देखना पड़ेगा ये कि क्या आपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है ढंग से कि नहीं किया है, वो प्लान क्या क्रिएट कर रहा है, क्या आउटपुट है उसका। अगर वो अगर वो अच्छी तरीके से चीजें नहीं कर पा रहा, मतलब वो प्लान जो हमने एग्जीक्यूट किया है क्या वो सक्सेसफुल है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें रिक्वायर्ड अगर चेंजेस लाने हैं तो वो हम फॉलो अप एक्शन में लेंगे। अगर पूरा का पूरा प्लान ही नहीं सक्सेसफुल है तो अगर वो चेंज हो सकता है विद इन सम टाइम, अगर हमने कुछ इस तरीके का प्लान बनाया है कि हम फ्लेक्सिबली उसको चेंज कर सकते हो, सो यू नीड टू चेंज दैट। So once you have implemented the plan, you're not done with it. You need to take the follow-up action. You need to see whether जो भी plan आपने रखा है वो successfully आगे बढ़ रहा है कि नहीं, क्या उसमें कुछ changes लाने की जरूरत है, कितना flexible है आपका plan, ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या आप follow-up action लेने वाले हो। अब कुछ टर्म्स जो हैं हम वो समझने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इलेबरेट फॉर्म में डिटेल में इनको नहीं समझेंगे। इनके शॉर्ट नोट्स एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिए और जो नोट्स हैं यही अगर आप लिख के आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले, जो कि थोड़ा सा अभी हमने पहले भी देखा था, DSS के बारे में। DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि कंपोनेंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नाम से ही क्लियर है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू टेक द बेस्ट डिसीजन। सो इलेबोरेट फॉर्म में अगर हम समझे कि भाई ये क्या है, वहां पर हमने इतना इलेबोरेट फॉर्म में नहीं समझा था। सो अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन MIS दैट प्रोवाइड्स और असिस्ट सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है और एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं टू मेक बेटर डिसीजंस। हाउ? बाय कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। And one of the noticeable thing about this tool is that it can even process large volumes of data to extract summaries or insights. So that's the good thing about this particular software, that is decision support system. Let's talk about SRS now. I'm not going into that much detail or elaborate करने में, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में जो है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज लिखी है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी चीज़ें जितनी हमने बात की है। उसके बाद SRS जो होता है, ये होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Now what do you mean by software requirement specification?
So, in the previous slide, we talked about the application or a tool that helps in the analysis of data, or the collection of data, and therefore helps the employees or managers to make better decisions. In this slide, we are talking about another document that specifies the requirement or specification of software. ये क्या स्पेसिफाई करता है? ये बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर की क्या स्पेसिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करता है. ये एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विद इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये उस सॉफ्टवेयर के पर्पस को बताता है कि भाई जैसे DSS है, डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो उस DSS के बारे में भी ये उस DSS के पर्पस को बताएगा, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के पर्पस को बताएगा, उसकी प्रॉब्लम बताएगा, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा वो ये भी बताएगा, क्या एडवांटेजेस ये प्रोवाइड करेगा ये भी बताएगा. सो इट इज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये आउटलाइन करता है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के पर्पस के बारे में, इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स इट एम्स टू सॉल्व एंड द प्रॉब्लम्स इट प्रोवाइड और द एडवांटेजेस इट विल प्रोवाइड. द थर्ड वन इज DBMS, Database Management System. And as the name suggests itself, it's all about data. It's all about data, sir. It's a base for data. हम कह सकते हैं बेस अड्डा है डेटा का ये. So हम जानते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, किसी भी मैनेजमेंट में, there is a wide range of data that is collected both from the internal or the external sources. So ये जो database management system है, it is responsible for storing the data. तो ये डेटा को स्टोर करता है. It ensures data integrity and it also provides system कि जब भी ज़रूरत पड़े in future हम आके डेटा को रिट्रीव कर सकें. It also helps converting the data into structured form, like large volumes of data है, उस डेटा को आपको ग्राफ्स में कन्वर्ट करना है, बार चार्ट्स में कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट्स में कन्वर्ट करना है, हिस्टोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, tabular form में कन्वर्ट करना है. So it is helpful in converting the data into structured form like tables, graphs or charts, so that insights from the data can be obtained and used in the decision making process. And we all are aware that an organization grows, so does the data. So DBMS is designed to handle increasing volume of data efficiently. Let's talk about data वेयर हाउसिंग नाउ. वेयर हाउस क्या होता है आपको पता है? वेयर हाउस होता है जैसे गोदाम हो गया, जहां पर हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, हम उसको कह सकते हैं वेयर हाउसिंग. सो डेटा वेयर हाउसिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जहां पर डेटा कलेक्ट होता हो, स्टोर होता हो, मैनेज होता हो. सो डेटा वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा. Once again, that data is obtained from various sources. The sources can be internal, the sources can be external too. But it is a centralized it is a centralized place for data, where it is stored for future references to help analyze and compare data and to assist in decision making whenever required within the organization. So that's what data warehousing is. I hope you got an idea about it. I hope आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. Supply chain management. What do you mean by SCM? So let's understand what this supply chain management is. देखो पूरी चेन चली आ रही है कि भाई सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सप्लायर के बाद मैन्युफैक्चरर तक जा रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है. मैन्युफैक्चरर के बाद वो होलसेलर को दे रहा है, जो कि बल्क्स में गुड्स को बेच रहा है. होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर एंड प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहा है. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड. जो ये गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो मूवमेंट हो रहे हैं, उनको प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना. That's what supply chain management refers to. It is the process of planning, implementing, and coordinating the movement of goods, services, information, and finances from the supplier to the manufacturer, wholesaler, retailer, and ultimately to the end consumer. तो ये इंश्योर करता है कि एक सही प्रोडक्ट पहुंचे सही समय में, सही लोकेशन पे और सही क्वांटिटीज पे.
क्योंकि ये चेन चली आ रही है, सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू द एंड यूजर दैट इज अ कस्टमर। तो सही समय पर सही बंदे पे जो सही क्वांटिटी में सामान पहुंच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जितना छोटी भाषा में, जितना आसान भाषा में मैंने इसको बताया, उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि इसके लिए वेरियस टूल्स एंड वेरियस टेक्निक्स जो है वो कहीं ना कहीं होती हैं। But you need to understand right now just this कि effective supply chain management is very very crucial for businesses to meet customer demands, minimize cost and optimize efficiency. Let's talk about system analysis. So what is the importance of system analysis in management information system? या system analysis होता क्या है? So in MIS, system analysis is a critical stage in enhancing or developing information system for organization. तो MIS में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये जो सिस्टम एनालिसिस है, एक कॉन्सेप्ट है, और या हम कह सकते हैं ये क्रिटिकल स्टेज है इन इनहेंसिंग और डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। मैं आपको आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक डिपार्टमेंट में हूं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूं, तो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इवन बजट भी डिसाइड होते हैं एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स को देख के। भाई प्रोडक्शन हो नहीं रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई नहीं, और मार्केटिंग में खर्चा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने कर दिया आसमान चढ़ के, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। तो क्या वो मैनेजमेंट के लिए सही डिसीजन था कि भाई आपने खर्चा इतना कर दिया और प्रोडक्शन ना के बराबर हुई थी? तो प्रोडक्ट ही नहीं और खर्चा हमने मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में इतना कर दिया। नहीं। तो ऐसा होता है ना कि भाई दोनों डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर। तो ये कम्युनिकेशन की फीजिबिलिटी के लिए भी कि भाई दो डिपार्टमेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जरूरी है कि वो सिंक्रोनाइज वे में काम करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके ओवरऑल पिक्चर में। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में या हर डिपार्टमेंट के बीच में एक फिजिबिलिटी होगी और एक सही तरीके से कम्युनिकेशन का इनफ्लो होगा। और इसके लिए ही हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के कई सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बनाए हैं। तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि MIS में सिस्टम एनालिसिस जो है ये एक क्रिटिकल स्टेज है इन इनहैंसिंग और डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को इनहेंस और डेवलपमेंट करने के लिए सिस्टम एनालिसिस नाम का एक कंसेप्ट है, एक क्रिटिकल स्टेज है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? सो दिस प्रोसेस इंक्लूड्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, विच हेल्प्स अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस, इट्स फंक्शनैलिटी, और ये हेल्पफुल है इन आइडेंटिफाइंग द नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स दैट अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है जो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ी हुई है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई है, वो किस तरीके की इंप्रूवमेंट्स को हम ला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हम उससे समझ सकते हैं। बेसिकली ये उन सभी सॉफ्टवेयर्स और उन एप्स के लिए भी है जो कि बनाए गए हैं उस गैप को कम करने के लिए बिटवीन बिजनेस एंड द वी कैन से बिजनेस एंड बेटर डिसीजंस। क्योंकि बिजनेस और बेटर डिसीजंस कई बार दूर जा रहे हैं, फंक्शंस और बेटर डिसीजंस कई बार दूर जा रहे हैं, उनको पास लाना है, उनको इस्तेमाल करके आपस में हमें अच्छे डिसीजंस लेने हैं। साथ ही उन सॉफ्टवेयर्स का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके बीच के गैप को भी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। So system analysis in MIS is a structured approach
टू ब्रिज द गैप बिटवीन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। जहाँ पर टेक्नोलॉजी है कहीं पर वहाँ का मिसयूज़ भी आ जाता है, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ उसका मिसयूज़ भी है। इसलिए बेहतर ये है कि हम उस गैप को कम करें, हम समझें कि भाई जहाँ पर हमें ज़रूरत है हम वही उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटर डिसीजंस ले पाएँ। तो वहाँ पर सिस्टम एनालिसिस ये करता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ये गैप को कम करता है, ब्रिज करता है गैप को बिटवीन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। ताकि ना सिर्फ कम्युनिकेशन बेटर हो बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ओवरऑल जो अटेनमेंट है गोल का, जो ओवरऑल ऑपरेशन जो हो रहे हैं हर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, वो भी स्मूथ वे में हो। Now let's talk about AI. AI के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, मुझे पता है आपको AI के बारे में तो आता ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले आपको पता है द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आप बीटेक करोगे तो बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हो, मैकेनिकल में बीटेक करते हो, इलेक्ट्रिकल में बीटेक करते हो। सिमिलरली आपकी एक ब्रांच AI भी होती है, AI में आप बीटेक कर रहे हो। सो इट इज़ अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इट इज़ सेंटर्ड ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स और मशीन्स दैट कैन कैरी आउट टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये इस बात पर फोकस करती है कि हम इस तरीके के सिस्टम्स और मशीन्स क्रिएट करें जो कि टास्क को कंप्लीट करें, कैरी आउट करें उन टास्क को जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस लग सकती है। वो आज चैट जीपीटी है, आप कुछ भी हो, आपको पैराग्राफ लिखना हो, आपको किसी को किस तरीके से बात करनी है, आपको किसी चीज़ की स्पीच चाहिए, आप चैट जीपीटी में जाके उसको टाइप करो, आपको मिल जाता है। सो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज चैट बोट्स हैं वेरियस साइट्स में, रेपिटेटिव क्वेरीज आती हैं, तो अब कंपनी के जो ह्यूमंस हैं वो थोड़े ना करेंगे ये कस्टमर केयर वाला काम। रेपिटेटिव क्वेरी के लिए चैट बोट्स हैं, आप टाइप कीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी कुछ टाइम पे। So definitely it is a branch of computer science which is centered on creating systems or machines that can carry out tasks requiring human intelligence. And these tasks can include problem solving, learning, reasoning, perception, language understanding, and even decision making. So AI systems, they are designed to mimic or stimulate human cognitive functions, often using algorithms and large data sets. जो AI systems को डिज़ाइन किया गया है कि वो मिमिक या सिम्युलेट कर सके ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन को, ह्यूमंस की भाषा को समझ सकें, जहां पर वो एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज डेटा सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं विद इन द फील्ड ऑफ AI, सो दीज आर मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो उसको समझ जाए मशीन, कंप्यूटर विजन, इमेजेस और ऑडियो को इंटरप्रेट कर पाए, एक्सपर्ट सिस्टम्स आर देयर। सो देयर आर ऑल फ्यू टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन शॉर्ट नोट्स में लास्ट KBES। KBES होता है नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। इसका नाम नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है और इसका काम भी ऐसा ही है, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो KBES इज अ फॉर्म ऑफ AI। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ये एक फॉर्म है, KBES। सो KBES इज अ फॉर्म ऑफ AI or a computer based system which uses and produces knowledge from data, information and knowledge। तो ये क्या करती है? ये इस्तेमाल करती है या प्रोड्यूस करती है जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज है उसका। सो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच यूजेस एंड प्रोड्यूसेस नॉलेज फ्रॉम डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो ये नॉलेज को एनालाइज करती है, डेटा को एनालाइज करती है, दूसरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है टू जनरेट न्यू नॉलेज।
एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके एक नई नॉलेज लेके आती है और एक्सपर्ट एडवाइस देती है। बस इतना इसका काम है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसका इस्तेमाल करके, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक नॉलेज प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाट नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम डू। सो इनमें 3 चीज होती है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं केबीएस में, नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम में। एक है नॉलेज बेस, एक है इन्फ्रेंस इंजन जिसको हम इंटरफेस इंजन भी बोलते हैं, और एक है यूजर इंटरफेस। सो नॉलेज बेस में जनरल नॉलेज भी हो सकती है, डोमेन नॉलेज भी हो सकती है। नॉलेज बेस बेसिकली इट इज एन एस्टेब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो अब सिस्टम जो है वो इसका इस्तेमाल करता है एज इट्स रेपोजिटरी फॉर द नॉलेज, ताकि वो डिसीजंस ले सके। फिर इन्फ्रेंस इंजन, अब एक इसमें वर्किंग मेमोरी भी होती है, केस फैक्ट्स और इन्फ्रेंस फैक्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकती है वो। इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है या इंटरफेस इंजन क्या होता है? ये डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है थ्रू आउट द सिस्टम। जैसे सर्च इंजन्स होते हैं हमारे गूगल, वैसे ही काम करता है टू प्रोसेस डेटा, लोकेट करता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आती है यूजर से। यूजर इंटरफेस को वो नॉलेज, यूजर इंटरफेस बेसिकली हाउ द नॉलेज बेस्ड सिस्टम अपीयर्स टू यूजर्स ऑन द कंप्यूटर, दैट्स व्हाट यूजर इंटरफेस इज। तो ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो इंटरेक्ट कर पाए विद द सिस्टम एंड रिक्वेस्ट अपनी सबमिट कर पाए। सो दे आर गोइंग टू डू इट थ्रू यूजर इंटरफेस, सो दे कैन एडवाइस कंक्लूजन्स टू। सो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए केबीएस के। सो दैट्स इट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी।